हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में कर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वक्र या कर्व। अगर हम किसी कागज़ पर कोई भी पेंसिल को आड़ी तिरछी कैसे भी चलाना शुरू करें, जैसे मैं यहाँ पर ये पेंसिल चलाता हूँ, यहाँ पर कैसे भी मैं चला दूँ तो क्या बन जाता है, ये जो फिगर बन के आई है ये क्या है, एक कर्व है, वक्र। जो वक्र होता है, जो कर्व होता है, उसका आम भाषा में जो मतलब है उसका मतलब कि सीधा नहीं। कर्व मतलब जो सीधा नहीं है। लेकिन अगर हम बात गणित की करें तो इस तरह की जो आकृति है वो तो कर्व है ही, लेकिन अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो ये भी एक कर्व ही होती है। तो गणित में हम पेंसिल उठा करके उसको किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी चला दें, चाहे सीधा चलाएं या आड़ा तिरछा किसी भी दिशा में इसको घुमा करके चलाएं, तो जो भी आकृति बनेगी उसको हम कर्व कहेंगे गणित की भाषा में। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो अपने आप को काट जाता है, अपने आप को ही काट लेता है। जैसे अगर हम यहाँ पर करें, ये यहाँ से जा रहा है और ये इसने अपने आप को ही इस पॉइंट पर काट दिया, तो ये क्या है, सरल वक्र नहीं है। सरल वक्र क्या होगा, जो अपने आप को न काटे। तो सरल वक्र की परिभाषा क्या लिखेंगे हम, सरल वक्र ऐसा वक्र जो स्वयं को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे, सरल वक्र कहलाता है। जैसे इस फिगर में इसने इसको इस पॉइंट पर अपने को आपको ही जो है प्रतिच्छेद कर दिया, तो अब ये सरल वक्र नहीं रहा है, जबकि ये ऊपर वाला ये एक सरल वक्र यहां पर था। अब इस किताब में हमारी जो क्लास 6 की मैथ्स की बुक है, इसमें कुछ यहाँ पर आकृतियाँ हमें दी हुई हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा सरल है और कौन सा सरल नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें फिगर, पहली फिगर है, ये एक सिंपल वक्र है, सरल वक्र है, क्योंकि इसने अपने आप को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। दूसरा, ये भी एक सरल वक्र है लेकिन ये बंद है। तीसरा, ये सरल वक्र नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें लाइन ने इस पॉइंट पर अपने आप को प्रतिच्छेद कर दिया। चौथा, एक सरल वक्र है, इसने अपने आप को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया। पांचवा भी सरल वक्र है। छठा जो है सरल वक्र यहाँ पर नहीं है, सॉरी सरल वक्र है, छठा भी हमारा सरल वक्र है। और सातवां सरल वक्र नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये है, सेकंड भी है, ये है और ये नहीं है। तो ये सभी वक्र हमने बताए जो एक दो अपने आप को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे, वो सभी सरल वक्र होते हैं। अब हम बात करते हैं सरल बंद वक्र की। अगर मैं कोई ऐसी आकृति खींचूं जैसे कि जो कि अपने ही प्रारंभिक बिंदु पर जाकर के मिल जाए, जैसे हमने ये खींचा, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने इसको बनाना और हम बनाते बनाते इसी बिंदु पर वापस पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सरल बंद वक्र, सिंपल क्लोज्ड
कर्व। तो इसको हम बोलते हैं सरल बंद वक्र। अब सरल बंद वक्र जो है उसके 3 भाग होते हैं। पहला, एक जो उसके बाहर स्थित है उसको हम बोलते हैं बहिर्भाग, एक्सटीरियर। एक ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो भी हमारी ये आकृति है, ये इसको हम बोलते हैं इसकी बाउंड्री या परिसीमा। बाउंड्री। और तीसरा जो हमारा ये इसके अंदर का भाग है, इसको हम बोलते हैं अभ्यंतर, इंटीरियर। तो किसी भी सरल बंद वक्र के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अभ्यंतर, जो इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर है, इंटीरियर। जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी फुटबॉल का जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर जहाँ पर प्लेयर्स गेम खेलते हैं वो क्या है, उसका इंटीरियर है। सेकंड, बाउंड्री, परिसीमा, जिसके बाहर कोई भी प्लेयर या बॉल नहीं जानी चाहिए, तो वो क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। और थर्ड हो गया बहिर्भाग, जहाँ पर सभी दर्शक हमारे बैठे रहते हैं। तो ये हो गया इसका बहिर्भाग। फिर ये हो गया हमारा सरल वक्र, सरल वक्र नहीं, ये सरल बंद वक्र और सरल बंद वक्र के 3 भाग। फिर नेक्स्ट है इसके बहुभुज, पॉलीगन। वो क्या होता है पॉलीगन? ऐसे फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बनी हुई हो और जो सरल हो और बंद हो। ऐसी आकृति जो सरल हो और जो बंद हो तथा केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं ये एक बहुभुज है, इसमें 3 रेखाखंड, 1, 2 और ये 3 रेखाखंड हैं और तीनों बंद हैं। तीनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं तीनों ही। तो ये एक बंद सरल बंद वक्र है और चूंकि रेखाखंडों से मिलकर के बना है इसलिए हम इसको बहुभुज कहते हैं। 3 रेखाएं हैं तो उसके आधार पर इसका नाम हमने क्या रखा, त्रिभुज। 3 भुजाएं त्रिभुज। ऐसे ही चतुर्भुज हो सकता है, ऐसे ही पंचभुज हो सकता है, ऐसे ही कुछ और आकृतियां भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये, तो ये भी एक बहुभुज है। तो अगर मैं ये कहूँ ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये एक रेखाखंड, ये वाली जो साइड है ये रेखाखंड नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि माचिस की तीलियों से जो नंबर हम बताएं उतनी माचिस की तीलियों से कोई आकृति बनाएं,
कोई बहुभुज अगर हम बनाने का प्रयास करें, तो अगर मैं कहूँ कि 5 या 4 माचिस की तीलियां, इनसे कोई आकृति बनानी है तो 4 माचिस की तीलियां हैं, तो 1 सभी बराबर होंगी, 2 3 और ये 4। तो इन 4 माचिस की तीलियों से ये एक हमें वर्ग प्राप्त होता है। अगर मैं कहूँ 5 माचिस की तीलियां, तो 5 माचिस की तीलियों से हमें जो आकृति मिलेगी वो इस प्रकार से है। ये क्या मिला? एक पंचभुज, समपंचभुज। ये भी एक बहुभुज ही है। और ये जो माचिस की तीलियां हमने लगाई हैं वो क्या कहलाएंगी? इस जो भी आकृति हमें मिली हो, वर्ग मिली हो, पंचभुज मिली हो या त्रिभुज मिली हो, इसकी भुजाएं कहलाएंगी। और जहाँ पर ये तीलियां आपस में मिलती हैं, जैसे ये है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट क्या कहलाएंगे? इसके शीर्ष। ये शीर्ष हैं, ये क्या हैं? इसकी भुजाएं हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये सभी क्या हैं? इसके शीर्ष। ये भी, ये भी, ये भी, और ये सब क्या हैं? ये इसकी भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या होंगी? किसी बहुभुज को बनाने वाले जो रेखाखंड हैं उस बहुभुज की भुजाएं कहलाती हैं। बहुभुज की भुजाएं किसी बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उस बहुभुज की भुजाएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद में शीर्ष क्या होते हैं बहुभुज के? जहां पर दो भुजाएं आपस में मिल जाती हैं। बहुभुज में जहां दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, वह बिंदु उस बहुभुज का शीर्ष कहलाता है। तो ये शीर्ष हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है विकर्ण, डायगोनल। उससे पहले हम बात करेंगे विकर्ण से पहले एडजेसेंट साइड्स या आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड्स। तो किसी बहुभुज में ऐसी दो भुजाएं जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। किसी भी बहुभुज में ऐसी दो भुजाएं जिनमें एक शीर्ष जो है कोई उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। एनी वर्टेक्स इज कॉमन बिटवीन टू साइड्स, देन बोथ साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। फिर नेक्स्ट है
आसन्न शीर्ष यानी कि एडजेसेंट वर्टेक्स। किसी बहुभुज में ऐसे दो शीर्ष जो किसी एक ही भुजा के अंत बिंदु हों, क्या कहलाएंगे? आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। Two vertex in a polygons with one which are the end points of a common side are called adjacent vertex। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है विकर्ण, डायगोनल्स। जब हम किन्हीं ऐसे दो शीर्षों को मिलाते हैं जो कि आसन्न शीर्ष नहीं है तो हमें विकर्ण वहां पर मिल जाते हैं। ऐसे दो शीर्षों को मिलाने पर ऐसे दो शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण प्राप्त होता है जो आसन्न नहीं है। When we join two such vertices which are not adjacent, then we get a diagonal। जैसे यहां पर मैं फिगर बनाता हूं, ये एक यहां पर हमारे पास पेंटागन है, इसके ये दोनों शीर्ष कैसे हैं? एडजेसेंट शीर्ष हैं, दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके इन्हें मैं किसी और अन्य शीर्ष से अन्य वर्टेक्स से मिलाता हूं। जैसे इस वाले की बात करते हैं तो इसके एक तो ये है और एक ये दोनों क्या हैं? इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके मुझे इसको बाकी सबसे मिलाना है। तो इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, तो ये दोनों क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। ऐसे ही इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा और इसको मैं यहाँ मिलाता हूँ, तो ये दोनों भी क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। अब इसको मैं इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके यहाँ मिलाऊंगा और यहाँ मिलाऊंगा, तो ये इसके दो डायगोनल्स हो गए। तो इस प्रकार से किसी पेंटागन्स के हमें 5 डायगोनल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो डायगोनल्स क्या हो गए कि ऐसे दो वर्टेक्स जो कि एडजेसेंट नहीं हैं, उनको अगर हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें डायगोनल्स मिल जाएंगे। आज हमने इसमें जो किया है, वक्र क्या होते हैं, कर्व, व्हाट इज द कर्व्स, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स में साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स क्या होते हैं। तो ये सब हमने आज यहाँ पर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे, तो उनको अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर ही देखिए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।